खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज एक बार फिर योगी सरकार के बुलडोजर चले। 2005 के राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या की साजिश के एक आरोपी जफर अहमद के चकिया स्थित एक घर में प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला गया। जफर अहमद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद का खास बताया जाता है। करीब 7 घंटे में उसके 2 मंजिला घर को बुलडोजरों से ढहा दिया गया। प्राधिकरण के मुताबिक इस मकान का नक्शा पास नहीं कराया गया था। अहमदाबाद के जेल में बंद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अपने बच्चों के साथ इसी घर में किराए पर रहती थी। पुलिस के मुताबिक जफर अहमद के घर से 2 विदेशी बंदूक और 1 तलवार बरामद हुई है, लेकिन यह साफ नहीं है कि दोनों बंदूक लाइसेंसी हैं या नहीं। आरोप है कि उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से ही यहीं मिलने आए थे और उसके बाद फरार हो गए। यहीं से कुछ दूरी पर अतीक अहमद का अपना भी घर है। आज की कार्रवाई के दौरान कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह कहा है कि बाकी आरोपियों के घरों पर भी इसी तरीके से बुलडोजर चलना चाहिए। इस बीच अतीक अहमद के वकील का कहना है कि बुलडोजर की यह कार्रवाई गैर कानूनी। श्री जफर अहमद खां को बिना नोटिस दिए एडीए इस मकान को गलत तरीके से, अवैध तरीके से ध्वस्त कर रहा है। श्री जफर अहमद खां को कोई नोटिस नहीं दी गई ध्वस्तीकरण की, उनको पता भी नहीं चला। उनको न्यूज़ के जरिए से पता चल रहा है कि उनका मकान गिराया जा रहा है। प्रयागराज में बुलडोजर की इस कार्रवाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुक्रवार को राज्य विधानसभा में दिए गए उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला दें। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहती है इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं क्या? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। जिस माफिया ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार-बार एमएलए और एमपी बना है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस अतीक अहमद और उसके गुर्गों का हाथ बता रही है। 2 दिन पहले एक मुठभेड़ में पुलिस शार्प शूटर अरबाज को ढेर कर चुकी है, जबकि एक अन्य आरोपी सदाकत खान को एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है। अतीक अहमद के बेटे की तलाश में पुलिस कई जगह छापे मार रही है। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस ने लखनऊ में अतीक अहमद के एक फ्लैट पर छापा मारकर कुछ कागजात और अन्य सबूत कब्जे में लिए हैं। यहां पार्किंग में खड़ी अतीक अहमद की 2 आलीशान गाड़ियों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। उमेश पाल की हत्या का एक आरोपी असद अहमद आखिरी बार इसी अपार्टमेंट में देखा गया था और 24 फरवरी से वो गायब। यूपी एसटीएफ उसकी तलाश में भी जुटी हुई। इस बीच आरोपी अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका देकर अपनी जान को खतरा बताया है। याचिका में उसने ये कहा है कि उसे यूपी में दर्ज केस की सुनवाई के लिए अहमदाबाद जेल से बाहर न भेजा जाए। अतीक ने कहा है कि यूपी सरकार ने और उसके कुछ मंत्रियों ने कुछ बयान दिए हैं और उस बयान से ऐसे लगता है कि मेरा फर्जी मुठभेड़ हो जाएगा और मैं मारा जा सकता हूं। अतीक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माफिया को मिट्टी में मिलाने के बयान का भी जिक्र किया और कहा है कि उसे आशंका है कि उसकी गाड़ी पलट सकती है। आपको बता दें कि आज ही उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने एक बयान दिया था कि अगर अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाए तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैंने गाड़ी पलटने की बात नहीं की, मैंने ये कहा है कि ये हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला है और चूंकि उमेश पाल उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में था, उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षाकर्मी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे, उसकी हत्या पुलिस सुरक्षाकर्मियों की हत्या हुई है, उमेश पाल की हत्या हुई है, तो ये हमला उमेश पाल पर नहीं हुआ है, हमला उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करने वाला विकास दुबे का क्या अस्त्र हुआ था हम सबको मालूम है। तो इन दुर्दांतों के साथ क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में यदि विकास इसके अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा।
दरअसल उत्तर प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां गंभीर मामलों में आरोपी गैंगस्टरों को अलग अलग तरीके से मुठभेड़ में ढेर किया गया है। जनता का समर्थन भी प्राप्त रहता है इन सब ये जो कार्रवाई होती है उसमें। उत्तर प्रदेश में ऐसी ही कुछ पुरानी घटनाओं की आपको याद दिला देते हैं। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई हुई। जुलाई 2020 में प्रशासन ने चौबेपुर बिकरू गांव में उसके बड़े से घर को बुलडोजर की कार्रवाई से ढहा दिया, जहां से विकास दुबे और उसके अन्य गुंडों ने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई। जहां से गोलियां चलाई 8 पुलिस वाले ढेर किए, यहां पूरा वो बंगला ही ढेर कर दिया गया। विकास दुबे को इस बात की पहले ही जानकारी मिल गई थी कि पुलिस की एक टीम उसकी तलाश में आ रही है और उसने अपने साथियों के साथ पुलिस को घेर लिया और घात लगाकर भयानक हमले का अंजाम दिया। इस घटना में 8 पुलिसकर्मियों की मौत से योगी सरकार की भयानक किरकिरी हुई थी। बाद में विकास दुबे को यूपी पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया और उसे कानपुर लाने के दौरान रात में एक मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस ने कहा था कि विकास दुबे ने हिरासत में से भागने की कोशिश की, पुलिस पर गोलियां चलाईं, जिसके जवाब में उसे मार गिराया। नवंबर 2020 में जेल में बंद माफिया डॉन और विधायक मुख्तार अंसारी के गाजीपुर शहर के बीचों बीच बने होटल को ढहा दिया गया। महुआ बाग इलाके में ये जो होटल बना था, इसको डीएम ने एक दिन पहले ही नोटिस दिया था। अगले दिन 5 बुलडोजरों की मदद से सैकड़ों प्रत्यक्षदर्शियों के सामने 6 घंटे में यह होटल गिरा दिया गया। मार्च 2022 में सहारनपुर की पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के आरोपी 2 भाइयों के घर का एक हिस्सा गिरा दिया। पुलिस ने उन्हें 48 घंटे में सरेंडर करने की चेतावनी दी थी। तब पुलिस ने यह दावा किया था कि उसे आशंका थी कि आरोपी भाग सकते हैं, इसलिए उसे बुलडोजर लेकर जाना पड़ा। पुलिस की कार्रवाई में आरोपियों के घर के जीने का एक हिस्सा तोड़ दिया गया। अप्रैल 2022 में बरेली विकास प्राधिकरण ने समाजवादी पार्टी के एक विधायक शाजिल इस्लाम अंसारी का पेट्रोल पंप गिरा दिया। तब आरोप लगाया गया कि पेट्रोल पंप का ढांचा नक्शा पास कराए गए बगैर बनाया गया। जानकारी के मुताबिक शाजिल इस्लाम अंसारी ने एक बयान दिया था कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ज्यादा ताकतवर होकर उभरेगी और अगर योगी आदित्यनाथ कोई हंगामा करें। जून 2022 में प्रयागराज में हिंसा फैलाने के एक आरोपी जावेद के घर पर बुलडोजर चला। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के बयान के बाद प्रयागराज में हिंसा हुई थी, जिसमें पुलिस को जावेद की भूमिका पर संदेह हुआ और उनको पता चला। इसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उसके घर पर बुलडोजर चलाकर उसका कुछ हिस्सा गिरा डाला। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के बाद जून 2022 में कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई। हिंसा में करीब 50 लोग घायल हुए, जिसमें 20 पुलिसकर्मी भी शामिल। इस सिलसिले में 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हिंसा में शामिल 3 आरोपियों के घरों का एक हिस्सा प्रशासन ने बाद में गिरा दिया। आप ये जान लीजिए कि ये सारी जो प्रक्रिया हुई है, इसमें आधिकारिक रूप से, यानी कि अगर ये मामला अदालत में जाता है, ये बुलडोजर वाला, तो उसमें यह बताया जाता है कि यह नक्शा पास नहीं हुआ था, यह घर गलत तरीके से बना था, यह कंस्ट्रक्शन अप्रूव नहीं था, यानी कि वो आधिकारिक कारण होता है अदालत के लिए। लेकिन जनता के बीच में यह एक संदेश की तरह प्रस्तुत किया जाता है कि जो इस तरीके की हिंसा करेगा उसके घर का या उसके जो इमारतें हैं उनका यही हाल है। अब ये जो मामला है, इसमें सुब्रत पाठक के बयान पर कई सवाल उठे हैं। जो थोड़ी देर पहले हमने आपको सुब्रत पाठक का एक बयान सुनाया था, उन्होंने बोला था गाड़ी पलट सकती है उनकी। हमने सुब्रत पाठक से उन बयानों पर एक सफाई मांगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। सुब्रत पाठक से हमने बात की, आइए सुनते हैं। जो कुछ भी हो रहा है, आप एक बात समझ लीजिए, कानून के दायरे में ही हो रहा है। जो कुछ होता है कानून के दायरे में ही होता है। अब उसको कोई कुछ भी जोड़ता है। भाई हमारे यहाँ दुर्भाग्य ना, तुष्टीकरण की राजनीति होती है। अब दुर्भाग्य से जब अपराधी यदि
विकास दुबे होता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है, और यदि अपराधी अतीक अहमद होता है तो सबके पेट में दर्द होने लगता है। तो कुल मिलाकर लोग जाति धर्म के चश्मे से अपराधियों को देखते होंगे, हम जाति धर्म के चश्मे से अपराधी को नहीं देखते। उत्तर प्रदेश के शोषित वंचित गरीबों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमजोरों ने बनाई है। इनकी रक्षा का नैतिक जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ की है, और ये इस जिम्मेदारी का निर्वहन वो कर रहे हैं, उनको करना ही होगा। तो आप जवाब मांगिए ना, तो आप जिसने किया वो उसका जवाब देगा कि नोटिस दिया था या नहीं दिया था। वो तो उसका जवाब तो अधिकारियों के पास में होगा। मेरा तो सिर्फ स्पष्ट मानना है कि जो लोगों को आतंकित करते हैं तो उनको भी तो आतंकित होना चाहिए, उनको भी तो समझ में आना चाहिए कि किसी के माँ का बेटा हमने मार दिया, उस माँ के ऊपर क्या पीड़ा होगी। तो जब तक उसका बेटा नहीं मरेगा तो उसकी माँ की पीड़ा जब तक उसको नहीं दिखाई पड़ेगी तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। नहीं, अखिलेश यादव गलत करते थे, अखिलेश यादव माफिया को संरक्षण देते थे, और अखिलेश यादव जो आम जन को, निर्दोषों को, जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाते थे। हमने किसको झूठे मुकदमे में फंसा दिया? ये अतीक अहमद को झूठे मुकदमे में क्या हमने फंसा दिया? क्या अतीक अहमद को, क्या भाजपा सरकार ने अतीक अहमद के ऊपर मुकदमे लिखाए? क्या अतीक अहमद ने जो कुछ भी गुंडागर्दी की क्या भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में की है? क्या अतीक अहमद को बनाने वाला कौन है? अतीक अहमद को बनाने वाला ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का तो मतलब ही है कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। तो जिन्होंने यह परिभाषा देकर पार्टी का जन्म दिया हो, उस पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है? तो यूपी में जो माहौल है वो भी गरमाया हुआ है इसी गतिविधि की वजह से। बड़ी बात यह है कि अभी पुलिस की जांच चल रही है और अभी भी बहुत सारे ऐसे मुख्य आरोपी हैं जो फरार हैं प्रयागराज वाले मामले। आइए अब बढ़ते हैं आगे और एक और मुद्दे की ओर बात करते हैं। होली के त्योहार से ठीक एक हफ्ते पहले आम आदमी की जेब पर फिर से कैंची चल गई। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर 350 रुपए महंगा हुआ है। इसके बाद दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2119 रुपए 50 पैसे हुई। पिछले 5 साल में दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का जो घरेलू गैस का सिलेंडर होता है उसकी कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है वो जरा आपके स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पर अभी आएगा। 1 जनवरी 2018 को 741, 2019 को 689, 714, 4 फरवरी 2021 को 719, 22 मार्च को करीब 950 रुपए, 1 फरवरी 2023 को ये 1050 पार हो गया। यानी कि 4 फरवरी 2021 से लेकर 1 फरवरी 2023 तक 334 रुपए का इजाफा हुआ है, जो कि 46% से ज्यादा है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में ताजा इजाफे पर आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है, आइए पहले उस पर नजर डालते हैं। ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर बढ़ गया 50 रुपए, इतनी परेशानी होगी कि हम लोग तो सोच रहे हैं दोबारा से अंगीठी ले आए, वही जला लें। बहुत फर्क पड़ेगा भैया, हमें तो जो घरेलू औरतें उनको तो सिलेंडर से बहुत फर्क पड़ेगा। खाना वाना सब उसी पे बनता है, बहुत डिपेंड करेगा। सरकार को दाम घटाने चाहिए किचन के, तो और क्या, किचन की गैस सिलेंडर के तो कम करने चाहिए ना, बिल्कुल करने चाहिए। सभी का बेनिफिट है भैया उसमें। तो देखो, पब्लिक के लिए बहुत नुकसान वाली बात है। इससे आम आदमी जो है, जनता पिसती है, बहुत महंगाई होती जा रही है। ये तो घरेलू चीज़ों पे बहुत ज़्यादा असर, और इतना नहीं बढ़ना चाहिए जितना बढ़ा रहे हैं। एक 50-55 रुपए एक बढ़ गया है दाम, तो इतना नहीं बढ़ना चाहिए। तो साफ है कि जनता रसोई गैस की कीमतों में इजाफे से परेशान है। त्योहार से ठीक पहले भाई किसको पसंद आएगा कि एकदम से थोड़ी सी आपने महंगाई बढ़ा दी। अब एक नजर डालते हैं कि एलपीजी पर सब्सिडी किस तरीके से बदलती रही, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर जो है ना उसमें सब्सिडी भी दी जाती थी पहले, अभी भी है, लेकिन समय समय पर उसको अप डाउन किया जाता है। अप्रैल 2014 में सरकार एक एलपीजी सिलेंडर पर आप ये समझिए कि 567 लगभग 550 रुपए की सब्सिडी दे रही थी। मोदी सरकार आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आई और 2016 में एक एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी महज 100 रुपए चली गई, 100 रुपए से भी नीचे चली गई, क्योंकि दाम कम हो गए थे। तो सरकार को लगा कि भाई इतनी सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, सब्सिडी का भी बोझ होता है सरकार पर। 2018 में जब तेल की कीमतें फिर बढ़ी तो सब्सिडी पर खर्च भी बढ़ा। नवंबर 2018 में जिस सिलेंडर की बाजार की कीमत 940 रुपए थी,
उस पर सरकार करीब 430 रुपए 434 रुपए सब्सिडी दे रही थी और 506 रुपए का वो ग्राहकों को सिलेंडर पड़ रहा था। बाजार में उसकी कीमत ज्यादा थी, सब्सिडी दी तो दाम कम हो गए। कोविड से ठीक पहले तेल की कीमतें फिर बढ़ी। मार्च 2020 में 806 रुपए के सिलेंडर पर सब्सिडी 231 रुपए हो गई, 231। इस तरह सब्सिडी वाला एक सिलेंडर ग्राहक को 575 रुपए का पड़ा। लेकिन कोविड आने के बाद तेल की कीमतों में काफी गिरावट आई। मई 2020 के बाद सरकार ने सब्सिडी रोक दी है क्योंकि तेल की कीमतें काफी कम हो गई। तो उनको ये लगा कि जब इतनी कम हो गई है तो फिर क्यों सब्सिडी दें। सब्सिडी का बर्डन होता है ना, कोविड की वजह से इकोनॉमी को भी चोट पहुंची थी, उस समय भी ये सवाल उठाया गया। नवंबर 2020 में एक एलपीजी सिलेंडर की बाजार की कीमत करीब 600 रुपए मान लीजिए, 594 रुपए हो गई। इस तरह सरकार को उस पर सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 मार्च 2021 को एलपीजी सिलेंडर की कीमत 819 थी, लेकिन सरकार ने सब्सिडी फिर भी नहीं दी, यानी कि ये बर्डन पास ऑन कर दिया। इसके बाद कई बार दाम बढ़े लेकिन सरकार ने सब्सिडी नहीं दी। 21 मई 2022 को सरकार ने फिर सब्सिडी देने का ऐलान किया, लेकिन कहा कि रसोई गैस की सब्सिडी उन्हीं 9 करोड़ गरीब महिलाओं और अन्य लाभार्थियों को दी जाएगी जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिले। यानी हर किसी को सब्सिडी नहीं। एक बड़ा क्लियर पैटर्न है कि सरकार ये सब्सिडी वाला फॉर्मूला बहुत लंबा नहीं चलाना चाहती। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की सब्सिडी सीधे उनके खाते में मिलेगी, यानी कि आप सिलेंडर पूरे पैसे का खरीदिए और उसके बाद आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। बाकी ग्राहकों को बाजार के भाव के हिसाब से रसोई गैस सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। बीते वित्त वर्ष में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से 90 लाख अपने रसोई गैस सिलेंडर दोबारा नहीं भरवाए और 1 करोड़ लाभार्थियों ने सिलेंडर सिर्फ एक ही बार भरवाया। ऐसे में ये जो सब्सिडी ट्रांसफर की जा रही है उसका फायदा क्या लोगों तक सही में पहुंच रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का, और वो है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल का आज पहला बयान आया है। जो उन्होंने बयान दिया उसमें उन्होंने कई बातें कही। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बोला कि आम आदमी पार्टी का टाइम हैज कम, हमारा समय आ गया है। पहले हम 80 की स्पीड पे चलते थे, अब 150 पे चलेंगे। हमारे और नए लोग जो हैं वो ये भूमिका निभाएंगे। वो दरअसल दिल्ली में मिले भी किनसे, अपने पार्षदों से, अपने विधायकों से, और उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे दिल्ली में। अभी चुनाव 1 साल से ज्यादा दूर है दिल्ली में, लोकसभा का 1 साल से ज्यादा दूर है, विधानसभा भी चुनाव नहीं है, एमसीडी का तो जो हाल है आप देख ही रहे हैं। लेकिन डोर टू डोर कैंपेन का ऐलान कर दिया। मजे की बात यह है कि अभी कल भारतीय जनता पार्टी ने भी ये कहा कि हम भी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो क्या यह रणनीति बनाई जा रही है दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर एक कड़ाकेदार मुकाबले के लिए अभी से ही छवि सुधार योजना के तहत दोनों पार्टियां अपनी अपनी डोर टू डोर कैंपेन लॉन्च कर दी। केजरीवाल ने क्या कहा, आइए सुनते। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एजुकेशन और हेल्थ में हमारा सबसे अच्छा काम हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को अंदर कर दिया गया। तो शराब नीति तो बहाना है, काम रोकना इनका असली मकसद है। आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? छूट जाएंगे, वो कल ही छूट जाएंगे, वो सारे मुकदमे सारे खत्म। आज अगर सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे मुकदमे खत्म, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं, उनका मुद्दा तो काम रोकना है। और विपक्ष के जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी भेज के उनको परेशान करना है। अब ये कितना कारगर सिद्ध होगा ये डोर टू डोर कैंपेन, ये तो आगे ही देखना होगा। इस बीच हमारे सहयोगी शरद शर्मा से जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक सवाल पूछा अरविंद केजरीवाल से कि अगर योजना ये है कि आपको दिल्ली तक सीमित रखा जाए तो आप सीमित रहेंगे? उन्होंने बोला नहीं, मैं तो अपना टूर कंटिन्यू करूंगा। तो ये लड़ाई रोचक होने वाली है, आगे देखना होगा। और लड़ाई की अगर बात करें तो कल 3 पूर्वोत्तर राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड विधानसभा चुनाव के कल नतीजे आ जाएंगे।
इन चुनावों में क्या चौंकाने वाली बातें हो सकती हैं, ये एक बड़ा अहम बात है, क्योंकि नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट क्या है यह जानना दरअसल बहुत जरूरी है। तो एक एक करके आइए जानते हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी से कि वो सरप्राइज एलिमेंट क्या है। तो सबसे पहले त्रिपुरा के बारे में सरप्राइज एलिमेंट्स क्या बता रहे हैं रत्नदीप, आइए सुनते हैं। त्रिपुरा के चुनाव के परिणाम कल निकलने वाले हैं और सबकी निगाहें त्रिपुरा पर रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज कैंपेन रहा है। और जो एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि बीजेपी की वापसी हो सकती है, मगर जो ग्राउंड जीरो में हमने लोगों से बात की आज परिणाम के एक दिन के पहले, काउंटिंग के एक दिन के पहले, तो लोगों का यह मानना है कि एग्जिट पोल थोड़े ऑफ मार्क हो सकते हैं और ये सरप्राइज रहेगी अगर बीजेपी को ज़्यादा सीट नहीं आए, एग्जिट पोल के मुताबिक सीट नहीं आए, और अगर सीपीएम और कांग्रेस अपने बीच जो वोट शेयर ट्रांसफर कर पाए तो ये भी इस नतीजे के जो नतीजे निकलेंगे उसमें एक बड़ा सरप्राइज रहेगा। और इसके साथ साथ जो 20 ट्राइबल रिजर्व सीट है वहाँ पे जो त्रिपुरा मौथा पार्टी एग्जिट पोल ये कह रही है कि अच्छा करेगी, मगर उस इलाकों में त्रिपुरा मौथा पार्टी अगर स्वीप कर लेती है तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहेगी चुनाव की। उसके साथ साथ त्रिपुरा की अगर बात करें तो कुछ हैवी वेट ऐसे हैं जिनको बहुत टफ इलेक्शन या टफ फाइट का सामना करना पड़ा है, तो इनमें से कुछ सरप्राइजेस रिजल्ट्स आ सकते हैं हैवी वेट कंस्टिट्यूंसीज में, ऐसा जानकारों का भी मानना है। और असल जो लोकल लोग हैं यहाँ पे उनके साथ जो बातचीत हुई इससे भी ऐसा ही एक वाइब हमें मिला है। तो ये उन्होंने बात की त्रिपुरा से की कि त्रिपुरा में सरप्राइज फैक्टर क्या है। अब मेघालय में सरप्राइज फैक्टर क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। मेघालय की बात करें तो एग्जिट पोल ने भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिखाया, हिस्ट्री है फ्रैक्चर्ड मैंडेट की, मगर जो सरप्राइज रह सकती है कि तृणमूल कांग्रेस को जितने सीट्स एग्जिट पोल ने दिखाए हैं उससे ज़्यादा सीट तृणमूल कांग्रेस को आ सकते हैं, तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगी। गारो हिल्स इलाके में तृणमूल कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और वो एक सरप्राइज रहेगी। इसके साथ साथ मेघालय में जो छोटे क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं वो एक सरप्राइज ला सकती है, वो ज़्यादा सीट जीत सकती है, और जो नेशनल पार्टीज़ हैं तृणमूल कांग्रेस या फिर बीजेपी कांग्रेस उनके रास्ते में वो आ सकती है। और इसके साथ साथ कांग्रेस जो कि पिछले इलेक्शन तक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, इस बार उनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहेगा, एग्जिट पोल ये कह रही है, मगर कांग्रेस जितना एग्जिट पोल कह रही है इससे अगर ज़्यादा सीट ले आए तो ये चुनाव के नतीजे के एक बड़ा सरप्राइज रहेगा। इसके साथ साथ साउथ तुरा की बात करें जहाँ पे कॉन्रेड संगमा मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, वहाँ पे क्या बीजेपी के बर्नर्ड संगमा एक सरप्राइज ला सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी क्वेश्चन रहेगी। एक टफ फाइट कांग्रेस संगमा के पास है और देखना ये पड़ेगा कि आगे जाके जो प्रोजेक्शन है एनपीपी के लिए कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, आखिर में वो अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं रही तो वो भी इस चुनाव के नतीजे का जो मेघालय में एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगा। ये तीनों जो हैं वो 60-60 सीटों की विधानसभा है, तो ऐसे तो छोटी हैं लेकिन इनका जो असर होगा वो बहुत बड़ा है। तो नागालैंड में सरप्राइज फैक्टर क्या हो सकता है कल नतीजों में, आइए फिर से चलते हैं रत्नदीप के पास। अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक ही जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, ऐसा जो ग्राउंड जीरो में जो लोग हैं वैसे वो भी कह रहे हैं। मगर जो सरप्राइज हो सकती है कि छोटे छोटे पार्टीज, एलजेपी वहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रही है, जेडीयू जो कि बिहार की पार्टी है मगर वहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रही है, इसके पहले भी सीट जीत चुकी है, ये सब पार्टी वहाँ पे अपना खाता खोल सकती है और आगे जाके अलायंस में भी शामिल हो सकती है एनडीपीपी के। तो इसके साथ साथ एनपीपी जो कि मेघालय की पार्टी है, कॉन्रेड संगमा की पार्टी है, वो भी नागालैंड में अपना खाता वो खोल सकती है और ये एक सरप्राइज रहेगा क्योंकि अब तक जो बात हुई है वो है एनडीपीपी और बीजेपी के अलायंस की। और इसके साथ साथ क्या ऑपोजिशन पार्टीज एनपीएफ और कांग्रेस एक साथ मिलकर डबल फिगर में जा सकती है, अगर जा सकती है तो वो भी एक सरप्राइज रहेगा कि ऑपोजिशन पार्टीज एक डबल फिगर में पहुंच पाएगी क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो एनडीपीपी और बीजेपी को एक क्लियर एज देता है। और इसके साथ साथ नागालैंड में कुछ क्षेत्र हैं, कुछ विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे हैं जहाँ पे कि बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों की टफ फाइट है और ये चौंकने वाली बात नहीं रहेगी अगर बीजेपी आखिर में जाके नागालैंड में जो पिछले बार का उनका टैली था वो 20 सीट में लड़े थे और 12 सीट जीते थे, इस बार 20 सीट में लड़ रहे हैं। एग्जिट पोल कह रही है कि बीजेपी के नागालैंड में सीटें बढ़ेंगी, मगर अगर वो उसी 12 सीट और आसपास बीजेपी रुक गई तो इसमें भी चौंकने वाली कोई बात नहीं रहेगी। वो ऐसा जानकार और ग्राउंड जीरो में जो लोगों से हमने बात की उनका दावा है।
रत्नदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल बहुत बिजी दिन होगा रत्नदीप के लिए और हम सब के लिए भी। सुबह 7 बजे से हमारी कवरेज देखिएगा, नतीजे क्या आएंगे वो हम भी देखेंगे। आइए अब रुक करते हैं एक और खबर का, जो कि आप ये समझ लीजिए कि अब वो इतनी ज़्यादा हो रही है आपके आसपास, उसकी फोटोज आ रही हैं कि अब ये सवाल आपको अपने आप से पूछ लेना चाहिए कि ये आपके साथ भी हो सकता है। और अगर आपके आसपास हो रहा है, जैसे आप देख लीजिए तस्वीरें लगातार सीसीटीवी, मोबाइल सब में आ रहा है, कोई डांस कर रहा है गिर गया, कोई हल्दी सेरेमनी में है गिर गया, हार्ट अटैक आ गया, कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा है गिर गया। और उसमें हम कई बार देखते हैं कि लोग खड़े ही हुए हैं। तो खड़े ना रह करके आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि अब ये मत सोचिए कि ये किसी और के साथ हो रहा है तो आपके सामने नहीं होगा। पता चला आप कहीं बैठे हैं और इसी तरीके की चीज आपके साथ भी हो जाएगी, आप देखेंगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे ही प्रकरण आए सामने तेलंगाना से, तो हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने ये रिपोर्ट भेजी। हैदराबाद के काला पत्थर में शादी से पहले हल्दी की रस्म थी। हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक दूल्हे के एक रिश्तेदार हल्दी लगाने आए और गिर पड़े। हैदराबाद के बोवनपल्ली में 24 साल के सिपाही वैदी विशाल एकाएक गिर गए और दम तोड़ दिया। वो वर्जिश कर रहे थे। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने हमें बताया कि विशाल नौजवान थे, फिट थे और किसी तरह की लत का शिकार भी नहीं थे। 19 साल का नौजवान महाराष्ट्र से तेलंगाना के निर्मल में एक शादी में शिरकत करने आया था। शादी के जश्न में नाचते नाचते गिर पड़ा। अचानक गिर पड़ना अमूमन अरिथमिया की वजह से होता है। दिल की धड़कन में बाधा आने से दिल अचानक अनियमित तौर से बहुत तेज धड़कने लगता है और यही ज्यादातर अचानक दिल के दौरों की वजह होती है। अस्पताल से बाहर दिल के दौरे से उबरने के लिए डिफिब्रिलेशन के जरिए इससे बहुत सी जानें बचाई जा सकती है। दुनिया के ज्यादातर शहरों में डिफिब्रिलेशन लोगों के लिए उपलब्ध है, हम भी इन्हें लगा सकते हैं। हैदराबाद के आरामघर जंक्शन में 42 साल के बालू बस से उतरे और दिल के दौरे के कारण गिर पड़े। खुशनसीब थे कि एक सिपाही राजेंद्र ने लगातार सीपीआर देकर उनकी जान बचा ली। सीपीआर एक कौशल और एक प्रक्रिया है जो दुनिया के हर शख्स को सीखनी चाहिए। सीपीआर, जिसे कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट भी कहते हैं, इससे जानें बच सकती हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एट दिस टाइम नीड्स टू बी टॉट टू एवरीबॉडी। आपके ये हथेली उसके छाती के लोअर बोन पे रहना चाहिए। ये बोन, बीच का बोन, स्टेरनम बोन बोलते हैं, इधर हाथ रखना चाहिए और दूसरा हाथ उसके हाथ के ऊपर और स्टार्ट कंप्रेशन और कंप्रेशन करना शुरू करना है। मेरी सिफारिश है कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर सॉफ्टवेयर पेशेवर सबको ये सिखाया जाना चाहिए। बस के लिए इंतजार करते हुए किसी को दिल का दौरा पड़े तो हमें कुछ तो करना चाहिए। अगर अस्पताल दूर है और मदद मिलने में वक्त लगेगा तो हम सीपीआर करके जान बचा सकते हैं। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अभी थोड़ी देर में आप स्क्रीन पर देखेंगे कि कितने सारे लोग हैं जिनके साथ ये चीज हो चुकी है। आइए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। तमाम लोग, एक जैसे मशहूर टीवी एक्टर थे सिद्धार्थ सूर्यवंशी, वो जिम में कसरत कर रहे थे। कसरत के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा, 46 वर्ष के थे। सितंबर 2022 में कॉमेडियन और टीवी कलाकार राजू श्रीवास्तव जिम में कसरत कर रहे थे, उसके दौरान गिर पड़े, हार्ट अटैक आ गया, दिल्ली में एडमिट हुए, 58 ईयर्स के थे। 31 मई 2022 को मशहूर गायक के कोलकाता में एक लाइव शो कर रहे थे, गर्मी लग रही थी, उनको समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा है, दिल का दौरा था, डेथ हो गई। अक्टूबर 2021 में दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का भी जिम में वर्कआउट के दौरान इसी तरीके से उनकी भी मौत हो गई। सितंबर 2021 एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, दिल के दौरे से मौत, 40 साल का इंसान। 30 जून को एक्टर और प्रोड्यूसर राज कौशल, दिल का दौरा पड़ा, मौत, 50 साल के। अप्रैल 2021 टीवी एक्टर अमित मिस्त्री, दिल का दौरा पड़ा, 47 वर्ष के थे, मौत। फरवरी 2021 में मशहूर अभिनेता राजीव कपूर, दिल के दौरे से मौत। बहुत लंबी फहरिस्त है ये, और आप ये जान लीजिए ये तो मशहूर लोग हैं, तो इनके बारे में पता चल जाता है। लगातार सैकड़ों ऐसे मामले
लगातार होते चले जा रहे हैं और उनकी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, तो कुछ तो दिक्कत है ना। तो आप ये मत सोचिए कि ये किसी और को हो रहा है और आपके आसपास नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और आज इसीलिए एनडीटीवी के माध्यम से डॉक्टरों के साथ हम ये मुहिम छेड़ रहे हैं कि आप अपने आप को अपना शस्त्र बनाइए। जानकारी, आपको इंफॉर्मेशन पता अगर होगी कि हम क्या कर सकते हैं तो आप इससे लड़ पाएंगे और जान बचा पाएंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर समीर गुप्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुप्ता, मेट्रो हॉस्पिटल में आप हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, मैं ये चाहता हूं कि एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए कि अगर किसी को दिल का दौरा आया है, संभवतः 3 मिनट का समय होता है, 3 मिनट में अगर आप जिंदगी बचा भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, हमने देखा तस्वीरें हैं, वो खड़े ही रहते हैं, कुछ करते नहीं है, एम्बुलेंस आएगी, उतने में तो आदमी निपट गया। तो आज एक सिचुएशन बनाते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप खड़े हो जाएं। आप फर्ज कीजिए मैं यहां पर लेट जाता हूं। हाँ जी। उन 3 मिनट में क्या किया जा सकता है, आपको देख करके हम चाहेंगे कि दर्शक भी ये जाने कि ये चीज वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं CPR। CPR। सी यानी कार्डियो यानी हार्ट, पी यानी पल्मोनरी यानी कि फेफड़े, और रिससिटेशन मतलब वापस लाना, पुनर्जीवित करना। तो यानी कि आप हार्ट को, लंग्स को पुनर्जीवन दे रहे हो। तो चलिए मैं यहां पर आप इधर आ जाइए, ठीक है, ताकि वो डेमो देने में आसानी होगी। तो मैं यहां पर लेट जाता हूं, ये मैं यहां पर लेट गया। तो पहले तो ये आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि हार्ड सरफेस पे। हाँ जी। आप पूरा एक डेमो दे दीजिए। देखिए, तो अगर कोई आदमी आपके सामने हो, आपके आसपास हो और वो एकदम बेहोश हो जाए, तो आप सबसे पहले जाएंगे और उसको एक हार्ड सरफेस पे लेटाएंगे, यानी कि फ्लैट सरफेस पे लेटाएंगे। अगर बैठा हुआ है तो आप बैठेंगे और उससे पूछेंगे, संकेत जी उठिए। और अगर रिस्पांस नहीं आया, और फिर आपको 2 चीजें होंगी, या तो रिस्पांस आएगा या नहीं आएगा। अब सपोजिंग आपको रिस्पांस नहीं आया, ये सब चीजें जब शुरू करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है संकेत जी, वो होती है हेल्प बुलाना। आप ये चीज अकेले नहीं कर पाएंगे, यू कैन नॉट डू इट अलोन। आप जाइए, फोन पे एम्बुलेंस बुलाइए, पड़ोसी को बुलाइए, अपने फ्रेंड को बुलाइए, काम से किसी दोस्त को बुलाइए, किसी को बता दीजिए कि मैं दिक्कत में हूं, यहां पर प्रॉब्लम हो रही है, आप आइए। राइट? आपने ये करा तो आपको ऐसे ऐसे हिलाया, कुछ हुआ नहीं। राइट? उसके बाद हमने देखा कि आपकी क्या सांस ले रहे हैं, नहीं ले रहे, तो आपकी ब्रीदिंग क्या है। तो आपको ब्रीदिंग, जब आदमी कोई सांस लेता है तो उनकी जो छाती होती है वो इन एंड आउट, अप एंड डाउन होती है। आप वो देखिए, वो हो रहा है नहीं हो रहा। या आप अपनी जो फेस है उसको इनके नोज के पास ला सकते हैं, अपने हाथ को ला सकते हैं, और आपको जो एयर है, एयर आपको महसूस होगी हाथ पे या यहां पर। तो पहले ये करते थे, लेकिन आज की डेट में तो ये कहते हैं कि अगर, अच्छा, उसके बाद आप देखिए पल्स है या नहीं है, आपको पल्स मिल रही है नहीं, हार्ट चल रहा है नहीं चल रहा है। इसके लिए आप 2 जगह देख सकते हैं। एक है ये आपका, इसको कहते हैं रेडियल पल्स। ये रेडियल पल्स है आपकी, यहां पर जो रिस्ट होती है, रिस्ट में थंब, अंगूठे के यहां आप अपनी 3 उंगलियां रखिए और आपको ब्लिप 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 महसूस होगा। एक जगह ये है। दूसरी जगह ये है कि गर्दन के नीचे यहां पर ये आपका जो एंगल ऑफ द जॉ होता है, ये जो जबड़ा होता है, जबड़े के नीचे यहां पर आप 2 उंगलियां रखिए और आपको एक पल्स महसूस होनी चाहिए। अगर आपको पल्स महसूस नहीं हो रही तो इसका मतलब आपके अंदर प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्ली बेहोश हो चुके हैं, आप गिरे हुए हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं, आपको कोई ना कोई पल्स महसूस हो रही होगी। तो आपने देखा कि आपको पल्स महसूस नहीं हो रही, आपका जो वो निर्जीवित पड़ा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप पल्स भी महसूस नहीं कर पा रहे, डजंट मैटर, अगर आप सांस नहीं ले पा रहे, इट मींस इट इज टाइम फॉर CPR। आदमी बेहोश है, सांस नहीं ले रहा, स्टार्ट CPR। CPR में क्या करना होता है, आपको ये जो होता है, जो आदमी होता है, उसके ये जो एंगल ऑफ द जॉ है, ये सेंटर ऑफ द चेस्ट, सेंटर ऑफ द चेस्ट से आप एक लाइन बनाइए, जैसे इनकी ये जहां से ये बटन जैसे जा रहे हैं, ये और ये चेस्ट के 2 निप्पल जहां पर होते हैं अप्रोक्सीमेटली, वो जहां पर मिलता है, उस सेंटर को आपको पॉइंट है आपका कंप्रेशन का पॉइंट। लोग क्या मतलब बिल्कुल छाती के बीच में। छाती के एकदम बीच में ये दो निप्पल हैं, ये निप्पल और ये आपका सेंटर ऑफ द प्लस जो बनेगा उसके एकदम बीच में।
प्लस के बीच में। तो यहां पर आपके केस में ये जो बटन हो गया, ये बटन वाला एरिया हो गया, इस एरिया में आपको करना है। एक चीज मैं बता दूं, लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं चेस्ट हमारा हार्ट लेफ्ट साइड पे, हम यहां पर करेंगे पंपिंग, बीच में करना है, लेकिन करना बीच में है, बीच में करना है आपको। उसके बाद आपने अपने दो हाथ लिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक है, दोनों को लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों को ऐसे लॉक किया, एल्बो स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, यू जस्ट गो हियर एंड यू स्टार्ट पंपिंग, धक्का देना शुरू करिए। पूरी बॉडी का आपका वेट आना चाहिए, पूरा बॉडी का। क्या होता है आपको जो पिक्चरों में अच्छा, देखते ये हैं, बात बताइए, इतना अगर कोई जोर लगाएगा तो ये जो यहाँ रिब्स हैं ये सब तो टूट जाएंगी, पसलियां टूटती हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, पसलियां जुड़ जाएंगी। लेकिन अभी जो आप काम कर रहे हैं वो आप आदमी की जान बचा रहे हैं, जान बच जाएगी, तो जान बचा रहे हैं। बाद में ठीक भी हो सकती है। अगर ये आपने अहम बात बताई, हाँ, क्योंकि अक्सर लोग डरते हैं कि हम ना करें, कहीं हमसे। एग्जैक्टली नहीं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं है, अपना आराम से जाइए, हड्डी पसलियां और ये टूट रही कितनी हैं, देर तक करते रहना होगा जब ये तक जान ना आ जाए? ये आपको करना है एट 100 बीट्स अ मिनट, यानी कि काफी स्पीड में करना पड़ता है आपको। अच्छा, मैं आपको इसमें इस पॉइंट से पहले आपको दो चीजें बताऊं। जब आप सीपीआर करेंगे ना, तो आप पूरा ऐसे बॉडी का वेट लगा के आपको ऐसे 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 करना है, एल्बोस को स्ट्रेट रख के। जो आप टीवी में देखते हैं, जो आप काफी बारी पिक्चरों में देखते हैं, आप देखते हैं कि वो हाथ ऐसे और वो उनका शोल्डर ऐसे ऐसे हिल रहा है। सो दैट इज नॉट राइट, दैट इज फॉर, मतलब एल्बो लॉक कर लो, एल्बो लॉक कर लो स्ट्रेट, पूरे शरीर का वजन इस पे, पूरा शरीर का वजन इस पे। मतलब ये ना सोचो कि पसलियां टूट जाएंगी, वो टूट जाए तो टूट जाए, जान बचे, नो प्रॉब्लम। और ये आपको करना है 100 टाइम्स अ मिनट, तो काफी स्पीड में करना है। जाएगा आदमी ये सब करके, आदमी तो अपने बिल्कुल आप में थक जाता एक्सरसाइज है। है। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, तो इसके लिए इसीलिए आपको बोला है ना शुरू में कि आप हेल्प बुलाइए, कि जब आप थक जाएं तो कोई और आ जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर गुप्ता, और ये जो पूरा आपने जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, ये इसलिए जरूरी है, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि कोई एम्बुलेंस आ करके कोई डॉक्टर गुप्ता आएंगे तब वो शुरू करेंगे, उतने में तो निपट जाएगा आदमी, खत्म, इतना समय नहीं है। अगर कोई आदमी गिरा है मूर्छित होके, तो उसके पास 2 या 3 मिनट, 2-3 मिनट होते हैं। उस 2-3 मिनट में अगर आप लोगों ने ये चीज नहीं की तो इंसान वहीं दम तोड़ देगा। तो हम सब ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत अहम चीज है कि लोग सीखें इस चीज को, समझे, क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे, जब भी कोई आदमी इस चीज का इस्तेमाल करेगा, वो मोस्ट प्रोबेबली अपने किसी लव्ड वन पे करेगा, अपने फादर पे, मदर पे, पड़ोसी पे, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में, कहीं ना कहीं आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप ये सीखेंगे, वेरी हाई चांसेस कि आप इसका जिंदगी में कम से कम एक बार इस्तेमाल करेंगे, किसी एक आदमी की जान जरूर बचाएंगे। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर नरेश त्रेहान से भी हमने बात की, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। एक तो जो जिसको हम कहते हैं क्लासिकल सिम्टम जो है वो ये है कि अगर जो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे आप वॉक पे जा रहे हो, तेज वॉक पे, या जैसे कोई लोग डांस कर रहे हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हार्ट के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, तो अगर जो छाती में दर्द होता है तो ऐसे काम करने से, तो इसका मतलब है कि हार्ट मसल को पूरा ब्लड नहीं मिल रहा और हार्ट अटैक का खतरा है। तो इमीडिएटली रुक जाना चाहिए अगर जो ऐसी तकलीफ हो, और फिर अपने आप को चेकअप कराना चाहिए कि ये हार्ट से है कि क्या है। क्योंकि अगर जो वो आपने मिस कर दिया, आप चूक गए और आपने वो कंटिन्यू करते रहे जो एक्टिविटी जिससे आपको ये चेस्ट पेन हो रही है, तो यकीनन हार्ट अटैक होगा। तो इसीलिए एक तो ये वार्निंग पब्लिक को ये होनी चाहिए कि अगर जो कोई एक्टिविटी करने से छाती में दर्द होता है, खास करके लेफ्ट साइड में, या वो बांह में जाता है वहां से, तो उसी टाइम रुक जाएं, अपने आप को रिकवर करें और फिर वैसी एक्टिविटी नहीं करें और अब डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं। दूसरा ये है कि आप एक्टिविटी नहीं कर रहे और अभी आप बैठे हुए कहीं या सो रहे हो और आपको छाती में दर्द हो, अगर जो कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये इनडाइजेशन है या एसिडिटी है, तो उसके लिए इमीडिएटली जो भी आपके पास एंटासिड है, अमृतधारा है, पुदीना हरा है, जो भी है वो लेके देख लो। अगर जो वो 5-10 मिनट में ठीक हो जाता है तब तो हो सकता है कि एसिडिटी हो, नहीं होता तो इसका मतलब आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाके
अपना चेकअप ये करा लेना चाहिए, चाहे डॉक्टर से या हॉस्पिटल जाके। तो ये तो है जो हम कहते हैं क्लासिकल, मतलब जो नॉर्मली होता है। अब एक बात और आ गई है कि जो डेल्टा के दौरान जिन लोगों को बहुत सीवियर ये कोविड हुआ, उनके हार्ट मसल को भी वो वायरस लगा है और उससे उनकी जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन हुआ, जिससे क्या होता है कि वो हार्ट मसल जो है वो अनस्टेबल हो जाता है और कई बार ऐसी भयंकर इरेगुलरिटी आती है हार्ट में जिसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। तो हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल गिर जाता है और आदमी कोलैप्स हो जाता है। और अगर जो कोई शख्स हो आसपास जिसको सीपीआर जिसको कहते हैं, वो जो बस कार्डियक मसाज जिसको करनी आती हो हो सकता है कि उसको रिवर्स करे, या जब तक कोई एम्बुलेंस आए या कोई स्पेशल मतलब अप्रोप्रिएट हेल्प आए तब तक बंदे को जिंदा रखा जा सकता है। पर अगर जो कोई साथ में नहीं है जिसको ये सीपीआर करना आता या नहीं आता, तो उससे क्या होगा कि उनकी 5 मिनट के बाद ब्रेन डेथ होनी शुरू हो जाती है। तो अगर जो उनका हार्ट भी रिवाइव कर लिया जाए, अगर जो 10, 15, 20 मिनट निकल गए तो उनके ब्रेन को रिकवर करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि 2 बातें, एक तो अपना चेकअप, और खास करके उन लोगों को जिनको सीवियर कोविड हुआ था, एक्सरसाइज करने से पहले उनको अपना पूरा चेकअप करा लेना चाहिए कि उनके हार्ट मसल में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं। दूसरा ये है कि जिन लोगों की फैमिली में हार्ट अटैक का खतरा है, उन लोगों को डबल रिस्क होता है हार्ट अटैक होने का। तो जब जो ऐसे हैं उनको अपना चेकअप 25 साल की उम्र से पहले करा लेना चाहिए, अगर जो आपकी फैमिली में हृदय रोग का हिस्ट्री है। दूसरा, अगर जो आपको उसमें हमारे को रिस्क फैक्टर मिलते हैं तो हम उस रिस्क फैक्टर्स को रोकते हैं कि जैसे उनको आगे डिजीज ना बढ़े। तो ये प्रिकॉशन लिया जा सकता है अगर जो आप अपने दिमाग में ये बात रखें कि मेरी फैमिली में हार्ट डिजीज है कि नहीं, मेरे को कोई दर्द होता है जब मैं चलता हूँ तेज या भागता हूँ या कुछ गुस्सा आता है तो मेरे को चेस्ट पेन होती है। अगर जो ऐसा है तो इमीडिएटली अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि अगर मिस हो गया तो वो हावी पड़ सकता है। तो आपने देखा, एक डेमो भी हो गया, डॉक्टर त्रेहान से भी आपने सुन लिया। ये मत सोचिए कि ये आपके आसपास नहीं होगा। जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं ये कहीं भी कभी भी हो सकता है। आप तैयार रहिए। अगर आपके बच्चे 15, 16, 17 साल के हैं उनको भी ये चीज़ बताइए। घर में जो और बड़े लोग हैं उनको भी बताइए। कॉलोनी में इस तरीके के फंक्शन करवाइए। स्कूलों में, कॉलेज में इसके फंक्शन होने चाहिए, प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि हम सब जान बचा सकते हैं। एम्बुलेंस की वेट मत करिएगा, बहुत देर हो जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर। खबरों की खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं उस खबर की जो हमने आपको कल दिखाई थी। लाखों की गाड़ी में कुछ चंद रुपए के फूलों के गमलों की चोरी। कल हमने आपको यह बताया था कि मालूम नहीं था हमको कि यह आदमी गमला चोर है या नहीं, क्योंकि हो सकता है प्रशासन का आदमी हो। लेकिन आज पुलिस की कार्रवाई के बाद यह पता चल गया है कि वाकई गुरुग्राम में G20 के मद्देनजर शंकर चौक पर प्रशासन ने जो सजावट के फूल लगाए थे उसको एक इंसान एक महंगी गाड़ी रोक करके चोरी कर रहा था। वो शख्स भी पकड़ा गया और गमले की भी रिकवरी हो गई। फूलों के गमले की चोरी। 2 लोग बारी बारी से एक एक कर फूल लगे गमले उठाते रहे और लाखों की गाड़ी में इनको रखते रहे, जब तक कि गाड़ी की डिक्की पूरी तरह से गमलों से भर नहीं गई और फिर डिक्की लॉक। पर यह वाकया कैमरे में किसी ने कैद कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया, कार्रवाई की। सर, गमला चोरी मामले में आपने क्या कार्रवाई की? कल हमारे पास कंप्लेंट आई थी GMD की तरफ से, तो उस पर हमने 379 IPC में केस रजिस्टर कर दिया है और केस रजिस्टर करने के बाद जो मनमोहन अक्यूज्ड है उसको कल अरेस्ट कर। जी, क्या लग रहा है उससे बरामदगी कितनी हुई सर, जो विजुअल में आ रहा था? 10 गमले थे जो उससे रिकवर हुए हैं और जो उसकी किया गाड़ी है जिसमें वो उसको लेके गए थे
वो भी हमने सीज कर लिया। एक कहावत है, चोरी हीरा की हो या फिर खीरा की, चोरी तो चोरी है। ये गमले डबल डालिया के थे और जानकार बताते हैं कि फूलों से लदे इन गमलों की कीमत 40-50 रुपए से ज्यादा की नहीं, तो लाखों की गाड़ी में 500 रुपए की चोरी। चोरी का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को इसकी जानकारी लगी और फिर पुलिस में शिकायत की गई। जीएमडी की तरफ से अपने सुभाष यादव IAFS और नोडल ऑफिसर हैं और जैसा हमारे संज्ञान में आया है उनसे बात भी की है और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। एक आरोपी मनमोहन की गिरफ्तारी तो पुलिस ने की है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश है। मनमोहन का गुरुग्राम में ही प्रॉपर्टी का कारोबार है। चोरी की यह घटना मंगलवार सुबह की है, जब दिल्ली से गुरुग्राम लौटते वक्त शंकर चौक पर गाड़ी रुकी और फूल सजे गमलों की चोरी हुई। गुरुग्राम से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तो खबरों की खबर में आज इतना ही, लेकिन एक सवाल हम सबको अपने आप को पूछना चाहिए कि ऐसी भी क्या बात है, 30-40 रुपए का गमला नहीं खरीद सकते थे? ये क्या नियत है कि कुछ दिख रहा है तो उठा करके चुरा लो? खबरें जारी रहेंगी NDTV इंडिया।